हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक एकांकी का आस्वादन करेंगे। एकांकी का नाम है भटकन। एकांकी यानी वन एक्ट प्ले, एक अंक वाला नाटक। नाटक का ही छोटा रूप होता है और एकांकीकार हैं श्रीमती शैल रस्तोगी। एकांकी में आपको पता ही होगा, अधिक विस्तार नहीं होता, नाटक की तरह ज़्यादा पात्र नहीं होते, कई सीन्स हो सकते हैं, लेकिन नाटक का छोटा रूप होता है एकांकी। तो आइए हम आस्वादन करते हैं भटकन एकांकी। एकांकी के बारे में, उसकी कथा वस्तु के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि एक एकांकी है, उसका आस्वादन उन पात्रों के डायलॉग से किया जाना चाहिए। उसके बाद हम एकांकी का उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी कथा वस्तु, या फिर वो क्या कहना चाहती है, वो क्या कन्वे करना चाहती है, कौन सा मैसेज कन्वे करना चाहती है, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम आस्वादन करते हैं एकांकी भटकन का। देखिए, जैसे हमने कहा एकांकी नाटक का ही छोटा रूप है, तो नाटक क्या होता है या फिर एकांकी का आस्वादन कैसे किया जा सकता है। देखिए, दृश्य श्रव्य माध्यम है नाटक, उसे देखकर और सुनकर आस्वादन अगर किया जा सकता है तो अति उत्तम होगा। जैसे आपने कभी ड्रामा देखा होगा थिएटर में, अपने स्कूल में देखा होगा, कॉलेज में देखा होगा, और यहाँ ये क्या है, हम पढ़कर नाटक का आस्वादन कर रहे हैं, वैसे भी आस्वादन किया जा सकता है। तो उसमें क्या है, पात्रों का नाम दिया जाता है और फिर सिचुएशन क्या है वो भी दिया जाता है। मतलब कि आपको इमेजिन करना है कि आप स्टेज में ये देख रहे हैं। एक और माध्यम है, केवल श्रव्य रूप से भी नाटक का आस्वादन किया जा सकता है, जैसे रेडियो नाटक वगैरह होता है। आप देख नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन नाटक का आस्वादन किया जा सकता है। तो यहाँ देखिए, हम पढ़कर नाटक का आस्वादन कर रहे हैं। तो यहाँ एक फैमिली है, ये एक फैमिली की कहानी है, तो इसलिए आप सबको भी ये काफ़ी रोचक लगेगा, क्योंकि हम सब परिवार में रहते हैं और एक माता पिता हैं, एक हस्बैंड वाइफ हैं और उनके 2 बच्चे हैं। एक फैमिली के बारे में ये एकांकी है। तो जो माता पिता हैं, माता का नाम कला है, जो लेडी है घर की, और हस्बैंड का नाम दिवाकर है। तो इन शॉर्ट दिवाकर, मिस्टर दिवाकर और मिसेस कला, इनके फैमिली की एक कथा कह रही है ये एकांकी। तो उनके 2 बच्चे हैं। तो ये है नीरू, कॉलेज में पढ़ती है, और मनोज है, छोटा लड़का है, स्कूल में पढ़ता है। तो और उनके घर में एक नौकर भी है, रमेश सर। तो ये हैं एकांकी के पात्र। कुल 5 पात्र हैं। अब आपको इमेजिन करना है, एक बड़ा आंगन है, सामने ही कुछ गमले रखे हुए हैं, साइड में दाई पर एक चौकी पड़ी है, और वहाँ एक दरवाज़ा है जो रसोई में खुलता है। ऐसे एक कमरा है, एक मिडिल क्लास फैमिली का कमरा आपको इमेजिन करना है। पर्दा खुलता है तो रसोई से कला हाथ में ट्रे लिए प्रवेश करती है और मेज़ पर लाकर रख देती है। तो ओपनिंग सीन क्या है, ये जो फैमिली की लेडी है, जो माँ है कला, दिवाकर की पत्नी, वो आती है ट्रे में चाय लेकर और वो वहाँ मेज़ पर उसे लाकर रखती है। तो उस समय लगभग 9-10 बजे होंगे सुबह के, जाड़े के दिन है। कहाँ गए फिर, बार बार चाय बनाने को कहते हो और गुम हो जाते हो। जाड़ों में चाय यूं ही ठंडी हो जाती है, भला यहाँ क्या करने लगे। अब देखिए, कला अपने पति के लिए चाय लाई है, जाड़ों का दिन था और वो चाय मांग रहे थे। अब जब चाय लेकर आई तो पति वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, तो वो पूछती है कि आप कहाँ चले गए। तो वो पूछती है कि आप भला कहाँ चले गए, बार बार चाय बनाने को कहते हो और गुम हो जाते हो। इस पर अंगड़ाई लेते हुए दिवाकर प्रवेश करता है। अरे ठंड चढ़ रही थी, सोचा आराम ही फरमाया जाए, पर एक तुम हो। हाँ मैं तो हूँ ही, तुम ही बताओ, चाय बनाने के लिए कहकर सोने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है, अजीब आदमी हो। तो कला भी गुस्सा होती है, अरे तुम्ही ने तो कहा था कि चाय बनाओ, अब जाकर तुम आराम करने क्यों लगे। और वो केतली से प्याले में चाय डालकर देती है और चौकी पर बैठकर दिवाकर चाय सिप करता है, और कला भी अपने लिए चाय लेकर कुर्सी पर बैठ जाती है। कहाँ गए साहबजादे, अपने बेटे के बारे में पूछता है दिवाकर।
कहाँ गए साहबजादे? मैं क्या जानूं, कहीं वे कहकर भी जाते हैं। साइकिल संभाली, निकल पड़े। मैं कहे देती हूँ यह इस साल भी पास नहीं होगा। जो रवैया उसका देख रही हूँ उससे तो यही लगता है। अब कला कहती है कि क्या कहना भाई, मुझे तो लगता है वो इस साल भी पास नहीं होगा। तो इसका मतलब है उनका जो बेटा है वो पहले भी फेल हो चुका है। अब माता पिता हैं तो नेचुरली उनको टेंशन है कि ये लड़का पढ़ता कुछ नहीं है, साइकिल लेकर चला जाता है, बोलता भी नहीं है कि कहाँ जा रहा है। बच्चों के इस तरह थोड़े पीछे पड़ा जाता है। तुम तो कभी प्यार से बोलना ही नहीं जानती। बच्चे तो प्यार के भूखे होते हैं। अब पति कहता है भाई, तुम्हें प्यार से भी बातें करनी चाहिए, तुम बच्चों के ऊपर हमेशा गुस्सा करती रहती हो, बच्चों को तो प्यार की भूख होती है। हाँ हाँ, प्यार के भूखे हैं, मैं तो लट लिए घूमती हूँ उनके पीछे। जब देखो मुझी को तुम ताड़ते रहते हो। अब ये हर घर में होता है। अगर कोई एक माता या पिता कोई ज़्यादा डिसिप्लिन करने की सोचे तो दूसरा उस पर आरोप लगाता है। तो यहाँ कला भी कहती है हाँ, मैं वो बच्चे प्यार के भूखे हैं और मैं उनके पीछे लाठी लिए घूम रही हूँ और तुम मुझे दोषी ठहराते हो। कला, आज का ज़माना ऐसा नहीं रहा। अगर हम बच्चों के साथ बहुत सख्त करेंगे तो बच्चे आज नहीं तो कल हमारा सामना ज़रूर करने लगेंगे। हमें ही झुकना होगा। क्या फ़ायदा बहस से। और हमारी बिटिया रानी कहाँ गई? अब दिवाकर कहते हैं देखो आज ज़माना बदल गया है। अगर हम बच्चों के साथ ज़्यादा सख्ती दिखाएं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट होएं, तो बच्चे क्या है आज नहीं तो कल हमें जवाब देना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें झुकना पड़ेगा। तो अंततः क्या होगा, हमें झुकना पड़ेगा। तो वो शर्म की बात होगी माता पिता के नाते। तो इससे तो बढ़िया ही है कि हम अपना रवैया थोड़ा बदल दें, उनसे ज़्यादा सख्ती न करें, उनसे थोड़ा प्यार भी जताएं। फिर वो पूछते हैं हमारी बिटिया रानी कहाँ गई? उसके कॉलेज में भी कभी कुछ चलता रहता है। पढ़ाई के नाम पर तो कुछ दिखाई नहीं देता। अब माँ कहती है हाँ बेटी, दूसरी तरफ वो और एक टाइप की है। वो क्या है, उसके कॉलेज में कभी कुछ चलता रहता है। पढ़ाई के अलावा सब कुछ चलता रहता है उसके कॉलेज में। आज तुम घर रहोगे ना, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदनी हैं। इतवार है वैसे भी आज, और दिन तो छुट्टी मिल नहीं पाती। अब फिर कला कहती है आज तो है इतवार, छुट्टी का दिन है, तुम घर पर रहोगे ना क्योंकि मुझे शॉपिंग जाना है। मैं घर कहाँ रहूँगा, मेरी तो एक ज़रूरी मीटिंग है, 10:30 बजे घर छोड़ दूँगा। अब दिवाकर कहता है भाई इतवार है लेकिन मैं घर नहीं रह सकता, एक मीटिंग है, ज़रूरी मीटिंग है और मुझे 10 बजे घर छोड़ना होगा। बाप बेटी सब छुट्टी के दिन भी इतने बिजी रहते हैं। रमेशर को रोकना क्या आसान है, रोकने पर उसका खाना जो बनाना पड़ता है। आधे में हम सब, आधे में वह। अब देखो कला कहती है कि पति पत्नी दोनों ही घर छोड़कर नहीं जा सकते, इतवार का दिन है, कोई तो घर में होना चाहिए। अब पति अगर मीटिंग के लिए जाने की बोल रहा है तो घर का नौकर है, उसे थोड़े और देर के लिए अगर रुकने को कहें तो क्या है, उसको फिर दोपहर का भोजन भी देना पड़ेगा। और वो इतना खाता है कि आधा तो वो खुद ही खा जाएगा, उसके लिए ही है। फिर बाकी आधे में पूरे परिवार, चार जनों के परिवार को संतुष्ट होना पड़ता है। फिर भी कोई ना कोई हल तो खोजना ही पड़ेगा। हाँ ऐसा है, तुम बाज़ार के लिए अभी निकल जाओ, 10 बजते बजते बाज़ार खुल जाता है। मैं थोड़ी देर में चला जाऊँगा, 11 बजे तक जा सकता हूँ। तब दिवाकर ने एक सोल्यूशन कहा, पति ने एक सोल्यूशन कहा, ऐसा करते हैं तुम अभी निकल जाओ शॉपिंग के लिए और मैं 11 बजे तक ठहर सकता हूँ, तो तब तक तुम आ जाना। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ। और कला अपने कमरे में चली जाती है क्योंकि उसे शॉपिंग के लिए जाना है। और दिवाकर अखबार पढ़ने बैठ जाता है और अखबार पढ़ते ही वो ज़ोर से चिल्लाता है, ओ कला, सुनती हो, देखो कैसा विचित्र समाचार है। अभी आती हूँ, 1 मिनट में बस, मुझे कहाँ देरी लगती है। अब अंदर से कला दौड़ कर आती है। राम राम, कैसा ज़माना आ गया, पता नहीं दुनिया किस ओर जा रही है। क्या करेंगे ये लोग, इतनी अराजकता, क्या कोई उपचार नहीं है इसका? अब दिवाकर ने
न्यूज़पेपर में कोई ऐसा समाचार पढ़ा कि काफ़ी विचलित हो जाता है। वो कहता है कैसा ज़माना आ गया है, पता नहीं दुनिया किस ओर जा रही है, इतनी अराजकता फैल गई है। कला प्रवेश करती है, उसके हाथ में बास्केट है, दूसरे में धूप का चश्मा है, कंधे पर पर्स लटका हुआ है, वो शॉपिंग के लिए जा रही है, निकल रही है। तभी वो पति के पास आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि दिवाकर ने कोई ऐसा न्यूज़ पढ़ा जो वो शेयर करना चाहता है अपनी पत्नी के साथ। वो पूछती है, क्यों चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? ज़रा देर हुई नहीं कि कला कला चिल्लाने लगते हो। बात ही ऐसी है कला, लो तुम ही पढ़ो। ये सब होगा अब तो, बेटा बाप को शूट करेगा। हे भगवान, बेटे ने बाप को शूट कर दिया। अब दोनों काफ़ी अचंभे में पड़ जाते हैं। खबर ऐसी आई है कि एक बेटे ने बाप को गोली से मार दी। बाप ने क्या कहा था, यही तो कि तुम्हारे ढंग बिगड़ते जा रहे हैं, अगर संभालोगे नहीं तो रोते फिरोगे। उसका इतना भीषण बदला। देखो, बाप ने बस इतना ही कहा था कि तुम्हारे ढंग बिगड़ते जा रहे हैं, तुम संभल जाओ। और गुस्सा आ गया, बेटे ने गोली चला दी। 14 साल के लड़के की इतनी हिम्मत पर किया भी क्या जा सकता है। माँ बाप मुंह सिल कर तो रह नहीं सकते। अब देखिए, कला कहती है माँ बाप के नाते मुंह सिल कर रहना, मतलब कि बच्चे जो भी दिखाएं हम चुप रहें, देखते रहें, बस चुप रहें, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुंह सिलकर ही रहना पड़ेगा। तो अब पिता एकदम डर जाते हैं, दिवाकर डर जाता है। वो कहता है, मुझे तो लगता है मुंह सिलकर ही रहना पड़ेगा, देखा जाएगा, मैं जा रही हूँ। अगर तुम जाते हो तो थोड़ी देर के लिए रमेशर को छोड़ देना, मैं आकर उसको छुट्टी दूंगी। रमेशर, ओ रमेशर। अब कला निकलती है। वो ज़्यादा विचलित नहीं होती इस खबर को सुनकर, लेकिन दिवाकर काफ़ी विचलित हो जाता है। और वो जाते जाते रमेश सर को आदेश देती है कि देखो, मैं 11 साढ़े 11 तक लौटूंगी बाज़ार से, तब तक तुम्हें घर रहना है। पर मालकिन, हमके भी जाए के रहा आज जल्दी। खैर आप जाओ, हमके हमके तो रुकिबे ही पड़ी। अब देखो, रमेश सर के भी पर निकल आए हैं, वो भी जवाब देने लगा। वो कहने लगा, मालकिन मुझे भी जाना था आज जल्दी। खैर आप जा कर आइए, मैं यहाँ रहता हूँ। देख रहे हो आप इसे भी। अब माँ कहती है, कला कहती है कि बच्चे एक तरफ, दूसरी तरफ नौकर भी शुरू हो गया है। सब कुछ देख रहा हूँ और देख कर भी आंखें बंद करने को मजबूर हूँ। जो कुछ होना है वह होगा ही। अब देखिए, दिवाकर कहता है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। नौकर जवाब दे रहा है, बच्चे एक तरफ, लेकिन मैं अपना मुंह सिलकर ही रखूँगा, मैं चुप रहूँगा। कला चली जाती है। दिवाकर कुर्सी आगे खींचकर अखबार पढ़ने बैठ जाता है। तब बाहर के दरवाजे से बेटी आती है, नीरू प्रवेश करती है। वो दिवाकर के पास आकर बैठ जाती है। माँ आज सुबह सुबह ही बास्केट लेकर कहाँ गई पापा? घर का कुछ सामान खरीदने गई है। तू कहाँ गई थी? कॉलेज में ड्रामे का रिहर्सल चल रहा है, पर हीरो का रोल करने वाली लड़की आज आई ही नहीं, इसलिए हम सबको लौटना पड़ा। तो नीरू कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज में ड्रामा वगैरह में भाग लेना उसे काफ़ी पसंद है। तो वो गई थी प्रैक्टिस के लिए। पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ना लिखना तो सब ताक पर रख दिया, तुम्हें तो ये ड्रामे ही पास करा देंगे। अब दिवाकर ताने मारता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, पढ़ाई के बारे में तो कुछ कहती नहीं हो, हमेशा ड्रामा वरामा के पीछे पड़ी रहती हो। पापा, पढ़ाई तो रोज़ रोज़ की है, ये ड्रामे तो कभी कभी ही होते हैं, और मुझे तो हीरोइन का रोल मिला है। इतना लंबा पाठ याद करना है, कुछ याद भी हो गया है, बस आज पक्का याद हो जाएगा। अब नीरू कहती है, पापा ये पढ़ाई तो रोज़ का काम है, चलता रहेगा, ये ड्रामा ना ये कभी कभी आता है। मुझे कौन सा रोल मिला है? हीरोइन का, और उसमें भी इतने लंबे लंबे डायलॉग्स याद करने हैं। मैं कहता हूँ नीरू, पढ़ाई में समय दो, पढ़ना ज़रूरी है, बिना पढ़े ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। अब पिता के नाते दिवाकर नीरू को समझाता है कि देखो नीरू, पढ़ाई में समय दो, पढ़ना ज़रूरी है। आप तो हमेशा यही उपदेश देते रहते हैं, आपको क्या इतनी चिंता है हमारी पढ़ाई की? अब हम बच्चे थोड़े ही रह गए हैं, अपना भला बुरा खूब समझते हैं।
नाउ वी आर फुल्ली ग्रोन अप, और बड़बड़ाती हुई अंदर चली जाती है। अब ये अक्सर हर घर में होता है, जब पढ़ने को कहते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, भाई हम तो टीनेज हो गए, हम तो युवा हो गए, हमें अब वी आर फुल्ली ग्रोन अप, हम जानते हैं हमारी भलाई क्या है। अब बार बार पढ़ाई की बात कहना किसी बच्चे को पसंद नहीं। अब दिवाकर दर्शकों की ओर मुड़कर कहता है, देखा आपने, ये लोग अपना भला बुरा समझते हैं, इन्हें कुछ कहना हमारा काम नहीं रहा। ये अपनी मर्जी से पढ़ेंगे, अपनी मर्जी से बाहर जाएंगे आएंगे, अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, हमने इन्हें पाला पोसा है, इनके लिए हम सुबह से शाम तक खटते रहते हैं, पर ये है कि इन्हें हमारे हस्तक्षेप का एक अक्षर भी बर्दाश्त नहीं। अब देखो, दिवाकर एक कड़वा सच कहता है जो अक्सर हर परिवार में आजकल होता है, कि बच्चे ये मानते हैं कि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो माता पिता उसका पूर्तिकरण करते रहें, लेकिन उपदेश देना या फिर डायरेक्शन देना ये माता पिता का काम नहीं है। ये अक्सर बच्चे सोचते हैं। और वो बैठकर अखबार पढ़ने लगता है, तो वहाँ उनका पुत्र प्रवेश करता है, मनुज आकर चौकी पर बैठता है। एक मोज़ा जूता निकाल कर इधर फेंकता है, दूसरा उधर दे, और फिर जो लापरवाही से मोज़ा उतार कर यहाँ वहाँ फेंकता है मनुज अपनी आदत के मुताबिक। टाई उतार कर पीढ़े की ओर फेंकता है, और टाई पीढ़े पर ना गिरकर ज़मीन पर गिर जाती है। फिर दिवाकर के पास आकर आश्चर्य से देखता है। अब मनुज क्या करता है, अपने हैबिट के मुताबिक, आदत के मुताबिक वो टाई सॉक्स सब यहाँ वहाँ फालतू फेंक देता है। और लेकिन एक बात वो नोट करता है, अक्सर ऐसा करने पर उसके पिता काफ़ी गुस्सा होते हैं। तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित होकर अपने पिता को देखता है। तो ऐसे में दिवाकर पूछते हैं, ऐसे अचरज से मेरी ओर क्या देख रहे हो? बात अचरज की ही है पापा, महान आश्चर्य की। क्यों, क्या हुआ? ज़रूर कुछ बात है पापा, आपने मुझे कुछ कहा नहीं। मैंने जूते कहीं फेंके, कोट कहीं पर, आप बिल्कुल चुप रहे। ज़रूर कोई बात है पापा, लगता है मम्मी से लड़ाई हुई है, अभी पूछता हूँ मम्मी से। अब देखिए, मनुज कहता है, वैसे तो अगर मैं जूते एक तरफ फेंकूँ, मोज़े एक तरफ फेंकूँ, टाई दूसरी तरफ फेंकूँ, आप कुछ ना कुछ तो कहते हैं। आप आज एकदम चुप हैं, तो ये मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ। ज़रूर आपकी लड़ाई माँ से हुई होगी, मैं जाकर माँ से पूछता हूँ। वो रसोई में झांकता है, मम्मी मम्मी आवाज़ लगाता है। मम्मी बोलती ही नहीं, ज़रूर कहीं गई है। क्यों पापा, मेरा अनुमान ठीक है ना कि मम्मी कहीं गई है? कहाँ गई है सुबह सुबह? अब अपनी माँ के बारे में पूछता है कि माँ सुबह सुबह कहाँ गई है? तो दिवाकर उत्तर देता है, माँ बाज़ार गई है। बाज़ार? सुबह ही सुबह? क्या बात है पापा, आप चुप क्यों हैं? आज आपने अखबार में लड़के वाला वह समाचार पढ़ लिया शायद। पापा डर गए, पापा डर गए, ताली बजाता है। पर पापा, आप हमसे डरिए नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखो, मनुज ताड़ गया। ज़रूर पिताजी। अब देखो, मनुज भी समझ गया कि पिताजी डरे हुए हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वो समाचार पढ़ लिया हो। दिवाकर चुपचाप मनुज की ओर देखता है। क्या देख रहे हैं आप पापा? सचमुच आज का पेपर पढ़कर आप डर गए हैं? हाँ, ज़रूर डर गया हूँ। तुम जैसा वीर पुत्र पाकर डरूंगा नहीं तुमसे, तो और क्या करूँगा? कर भी क्या सकता हूँ? अब देखो, दिवाकर उत्तर देता है, हाँ मैं डर गया हूँ, तुम जैसा सुपुत्र वीर पुत्र मुझे मिला है जो, मैं डरने की तो बात है ही। कैसी बातें कर रहे हो आप पापा? वो अपना जूता मोजा एक जगह रखता है, टाई और कोट उठाता है। ठीक है, आप कर भी क्या सकते हैं? आप कहते तो शायद मैं ना जूते मोजे रखता ना कोट टाई। मनुष्य कहता है, कैसी बातें कर रहे हो आप पापा? और वो खुद, उसको थोड़ा गिल्टी फील होता है। वो अपना जूता मोजा और टाई सब करीने से रखता है, उठा लेता है और कहता है, आप कर भी क्या सकते हैं? आप कहते तो शायद मैं न जूते मोजे रखता न कोट टाई। अब देखो, उसने अपना बात कैसे व्यक्त कर दिया। अगर आप मुझे कहते कि भाई अपना जूता मोजा, आप अपने आदत के मुताबिक अगर मुझे गुस्सा होकर कहते,
कि अपना जूता मोजा जगह पर रखो, तो मैं शायद रखता ही नहीं। आज आप चुप हैं, इसलिए मैं जूता और मोजा अपनी जगह रख रहा हूँ। और वो ये कहकर अंदर चला जाता है। फिर नीरू प्रवेश करती है, लड़की। उसने हाउस गाउन पहन रखा है। वह आकर चौकी पर पैर फैलाकर बैठ जाती है। फिर कुछ सोचकर खड़ी हो जाती है। देखो, पैर फैलाकर बैठना ये बुजुर्गों के सामने अक्सर पुराने ज़माने में कोई बैठता नहीं था, खास करके लड़कियां। तो ये दिखा रही है कि नीरू काफ़ी मॉडर्न टाइप की, खुले विचारों की है। वो पैर फैलाकर बैठी है और कहने लगती है, ये दीवारें मेरे लिए मत खड़ी करो। मेरे हाथों में सुहाग की मेहंदी रचाकर, मांग में सौभाग्य का सिंदूर भरकर भी तुम आज यूं उपेक्षित निगाहों से मुझे देख रहे हो। ना ना, मैं मर जाऊंगी। शेखर, शेखर। और देखो, दिवाकर की ओर देखकर फिर कहती है, ओ सॉरी पापा, मुझे याद ही नहीं रहा कि आप यहाँ बैठे हैं। दरअसल मैं अपने नाटक का रिहर्सल करने लगी थी। देखो, वो नाटक का डायलॉग जो है वो हीरोइन है और उसका डायलॉग वो यहाँ कहती है। उसको इतना भी ज़रूर नहीं है कि उसके पिता सामने बैठे हैं और वो इस प्रकार का डायलॉग यहाँ रट रही है। पापा, हमारे नाटक की नायिका शोभी है। उसका पति शेखर उसे छोड़कर चला जाता है। गोमती शोभी और शेखर के बीच में दीवार बन जाती है। बेचारी शोभी। पापा, जब मैं शोभी का रोल करती हूँ तो शोभी बन जाती हूँ, बिल्कुल शोभी। मैं नीरू को बिल्कुल भूल जाती हूँ। मेरे अंदर की नीरू मर जाती है और मैं ऊपर से नीचे तक शोभी बन जाती हूँ। मेरी मिस कहती है कि मैंने शोभी के रोल को जी लिया है। सच पापा, कलाकार की सबसे बड़ी सफलता आत्मविस्मृति है। जब तक कलाकार अपने को भूलकर पात्र में रम नहीं जाता, तब तक उसकी कला में निखार नहीं आ सकता। अब देखो, ये कहती है कि मैं जिस नाटक में अभिनय कर रही हूँ, मैं उसमें मैं शोभी का रोल अदा कर रही हूँ और मैं पूरी तरह से उस कैरेक्टर के साथ इतनी घुल मिल गई हूँ कि मेरी मिस भी कहती हैं कि तुम तो मानो जी रही हो, उस किरदार में जी रही हो, उस कैरेक्टर को तुमने इतना आत्मसात कर लिया है। दिवाकर ये सब देखकर भी चुप रहता है। नीरू आश्चर्य से दिवाकर को देखती है। अब देखिए, दिवाकर के चुप रहने पर दोनों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि जब अक्सर लड़की ऐसे हरकतें करती है तो वो कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन आज तो चुप है। क्या हुआ आज आपको पापा? आप क्या सोच रहे हैं? मनुज प्रवेश करता है और कहता है, मैं बताऊं क्या हुआ है पापा को? जानती हो क्या हुआ है? बता तू ही। आज के खबर को पढ़कर पापा डर गए हैं। आज के खबर को पढ़कर पापा डर गए हैं? क्या है आज के खबर में? अब नीरू को ये पता नहीं था कि क्या आया न्यूज़पेपर में। तूने पढ़ा नहीं, दिल्ली के एक 14 साल के लड़के ने अपने पापा को शूट कर दिया, केवल इसलिए कि उसके पापा उससे पढ़ने को कहते थे, उससे अपना रवैया सुधारने को कहते थे। वह लड़का नाराज़ हो गया और उसने अपने पापा को शूट कर दिया। अब मनुज ने वो जो खबर थी न्यूज़पेपर में, जो न्यूज़ आया था, वो सुना दिया अपनी बहन को। बड़ी गलत हरकत की लड़के ने। अब नीरू अपनी राय व्यक्त करती है तो मनुज कहता है, उसकी क्या गलती थी इसमें? मम्मी पापा लोग हम पर कोरा शासन करना चाहते हैं। बात बात पर रोक, पग पग पर हस्तक्षेप, हिदायतों के चौखटों में हमारी ज़िंदगी जड़ दी गई है। ये लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि हम भी हाड़ मांस के प्राणी हैं, हमारी भी अपनी थिंकिंग है। हम इतने मूर्ख नहीं हैं नीरू, हमें भी अपने भविष्य की चिंता है। पर जब हमें ज़रूरत से अधिक टोका जाता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप हम अनुशासनहीन हो जाते हैं। अब देखो, मनोज उस 14 साल के लड़के की हरकत को, जिसने अपने पिता को ही शूट कर दिया, उसको जस्टिफाई करते हुए कहता है कि बच्चे जो हैं वो भी मूर्ख नहीं हैं, उन्हें अपने भविष्य की चिंता है, लेकिन उन्हें माता पिता और बुजुर्ग ज़रूरत से ज़्यादा टोकते हैं, बात बात पर टोकते हैं, तो वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो तेरा यह विचार है उस लड़के ने ठीक किया?
अब नीरू पूछती है, तो इसका मतलब तू क्या सोचता है कि उस लड़के ने ठीक किया कि 14 साल के लड़के ने अपने पिताजी को यूं ही गोली मार दी? मैं यह कब कहता हूँ कि उस लड़के ने ठीक किया, पर चलते चलते चरण बहकने का एक कारण यह भी है कि हमें आदेशों से इतना लाद दिया जाता है कि हम गर्दन से नीचे तक अपने को दबा दबा महसूस करते हैं। तब हमारा अंतर्मन रिवोल्ट करने लगता है और हम भागना चाहते हैं। अब देखो, मनुज का ये जो डायलॉग है, जो अक्सर बच्चों का एक कंप्लेंट रहता है, हमारे घर में भी है, आपके घर में भी होंगे, सभी घर में ये कंप्लेंट रहता है कि माता पिता बहुत ज़्यादा ही रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं, यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, उसके साथ मत जाओ, इसके साथ मत जाओ, कुछ भी खुद करने नहीं देते। हमेशा उनके गर्दन के नीचे तक वो दबा दबा महसूस करते हैं, क्योंकि हमेशा उनको इंडिपेंडेंटली थिंक करने का जो अवसर है बच्चों को, वो कई माता पिता सख्ती से उन पर कब्जा कर देते हैं। और बच्चों को ऐसे में लगता है कि आदेशों से उन्हें इतना लाद दिया जाता है कि गर्दन के नीचे तक वे दबा दबा महसूस करते हैं, और इसीलिए वो रिवोल्ट करते हैं, उनका अंतर्मन रिवोल्ट करने लगता है और विद्रोहात्मक तरीके से वो भाग जाते हैं। भागने की यह स्थिति इतनी खतरनाक हो सकती है कि जो उस समय हमारे सामने आ जाएगा वही हमारी आक्रामक चेष्टाओं से आहत हो सकता है। पर यह स्थिति कभी कभी ही आती है, हमारा विवेक अंधा हो जाता है। जानती है नीरू, अंधा आदमी क्यों ठोकर खाता है? अब देखो, मनुष्य काफ़ी फिलोसफिकल होकर, छोटा सा लड़का है, स्कूल में पढ़ता है, फेल हो चुका है, और वो जस्टिफाई कर रहा है कि बच्चे ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि माता पिता थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रिक्टनेस दिखाते हैं उनके ऊपर। और अंधा आदमी ठोकर खाता है, और वो खुद पूछता है, पता है अंधा आदमी क्यों ठोकर खाता है? क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता, वो अंधा हो जाता है। अब नीरू एकदम सादा सा उत्तर देती है, अंधा आदमी ठोकर इसलिए खाता है कि उसे दिखाई नहीं देता। नहीं, वह ठोकर इसलिए खाता है कि आँखों वाला पास खड़ा व्यक्ति उसे सहारा नहीं देता, उसे सहारा देने से कतराता है। हम भी जब अंधे हो जाते हैं तो चाहते हैं आसपास के रस की 2 बूंदें हमें मिल जाएं। सच नीरू, ये रस की बूंदें प्यार की बूंदें हैं जो जीवन के सारे अंधेरे को अंदर तक पहुँच डालती है, और हमारी ज़िंदगी तब उजालों में नहा सकती है। अब देखो कितना फिलोसफिकल होकर ये छोटा लड़का कह रहा है कि अंधा ठोकर क्यों खाता है। इसलिए नहीं कि वो अंधा है, इसलिए कि आँख जिसे दिखाई देती है वो उसका सहारा नहीं देता। मतलब वो यहाँ क्या कहना चाहता है कि बच्चे ठोकर इसलिए खाते हैं क्योंकि माता पिता उन्हें प्यार से समझाते नहीं, हमेशा उन्हें डांटते रहते हैं, तो इसीलिए बच्चे ठोकर खाते हैं। तो ये मनुष्य का एक फ़िलॉसफ़ी है जो सभी बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है, सभी बच्चों को रिप्रेजेंट करता है। अब नीरू को भी आश्चर्य होता है कि मनुज ये सब कह रहा है, तू तो बड़ा दार्शनिक हो गया है मनुज। हाँ नीरू, कितना भटका हूँ आज तक, पर कहीं शांति नहीं मिलती। भटकन कहीं कभी शांति नहीं दे सकती। भटकते हुए अंधी गलियाँ भी मिलती हैं, और उजाड़ खंडर सी उजालों की बस्तियों से भी हम टकराते हैं, पर कहीं मन टिक नहीं पाता। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तीसरे तक भटकन, केवल भटकन, भटकन का कहीं अंत नहीं। तो ये एकांकी का टाइटल भी यही है, भटकन। मनुज जो लड़का है वो कह रहा है कि वो काफ़ी भटक चुका है ज़िंदगी में। पहले भी हम कह चुके हैं कि वो फेल हो चुका है, तो नेचुरली उसके माता पिता उसको हमेशा टोकते होंगे, गुस्सा करते होंगे। फेल होने का दुख माता पिता को ज़्यादा होता है, तो वे उस पर गुस्सा करते हैं, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये मनुष्य क्या करता है, भटकने लगता है। शांति पाने के लिए वो बाहर निकल जाता है, और बाहर उसे क्या मिलती है, अंधी गलियाँ मिलती हैं, उजाड़ खंडर मिलता है, वहाँ बहुत सा भटकना होता है उसका, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु से तीसरे बिंदु तक। इस प्रकार भटकन केवल भटकन रह जाता है, भटकन का कहीं अंत नहीं।